नमस्कार साथियों। कल हम बात कर रहे थे अंतःप्रवाह नदियों के बारे में। तो उसमें से क्या है, जो लास्ट वाली नदी थी ना अपनी पश्चिमी बनास, उसमें थोड़ी वॉइस अटक गई थी, उसमें वॉइस नहीं आई थी, कैच नहीं हो पाई थी। तो आज हम उसको दोबारा देखने जा रहे हैं। उसके साथ ही हम बची हुई जितनी भी अंतःप्रवाह की नदियां हैं, उनको एक बार में ही देख लेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है और अपना ओपिनियन जरूर जरूर शेयर करना है। अब हम देखते हैं पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास लगभग इसकी लंबाई है 50 किलोमीटर राजस्थान में, और इसका उद्गम होता है शेरगढ़ पहाड़ी सनावर से, जो कि कहाँ पर है, सिरोही में। और इसकी साइड की नदियां एक तो सूखली सीपू, एक है कुकड़ी और एक है घोलन। इसी के किनारे माउंट आबू बसा हुआ है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर यानी इसके बाएं किनारे पर माउंट आबू बसा हुआ है। और ये बनासकांठा से होते हुए गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और जो गुजरात का इंडस्ट्रियल एरिया है ना, दिशा, वो इसी के किनारे बसा हुआ है, पश्चिमी बनास के। और ये कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। अब ये अंतःप्रवाह की नदी तो ऐसे होगी, अगर यहाँ पर बारिश की मात्रा ज्यादा होगी, पानी ज्यादा मिलेगा, तो ये क्या होगा, अरब सागर तक चली जाएगी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, अरब सागर की प्लस अंतःप्रवाह दोनों की नदी हो जाएगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं बाणगंगा नदी। 7वें नंबर पे अपनी नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी की लेंथ है अपनी 240 किलोमीटर। और इसके कुछ उपनाम है, इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडेत सरिता, क्योंकि ये कटे फटे मार्ग में बहती है तो रुंडेत सरिता बोल दी। और अर्जुन की गंगा क्योंकि आपको पता ही है कि महाभारत में पांडवों ने यहीं पर अपना वनवास प्रकट किया, तब अर्जुन ने अपने तीर से इस नदी को प्रकट किया था, इसलिए इसको बोल देते हैं अर्जुन की गंगा। अब इसका उद्गम होता है बीजक पहाड़ी से। बीजक पहाड़ी जो कि बैराठ में स्थित है, विराटनगर बैराठ में स्थित है। तो ये पहले तो आता था जयपुर में, लेकिन अब आने लगा है कोटपुतली बहरोड में। तो इसका उद्गम होता है कोटपुतली बहरोड की बीजक पहाड़ी से। और फिर ये जयपुर से होते हुए कहाँ जाती है, दौसा में। दौसा से होते हुए भरतपुर में जाती है। अगर इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो ये यमुना तक चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, अंतःप्रवाह की नदी होगी एक तो। अगर क्योंकि नॉर्मली बारिश कम ही मिलती है अपने को, तो ये भरतपुर तक जाकर समाप्त हो जाती है। और अगर बारिश ज्यादा होगी तो ये यमुना तक चली जाएगी। और जब यमुना तक जाएगी तो ये यमुना गंगा वाला मिलन हो जाएगा, तो ये किस में चली जाएगी, जो अपना ब्रह्मपुत्र वाला नदी तंत्र है ना, उसके अंदर जाके इंक्लूड हो जाएगी। तो ये क्या है, अंतःप्रवाह की और ब्रह्मपुत्र वाली दोनों नदियों का मिलन है इसमें, बंगाल की खाड़ी वाली में। यानी ये ब्रह्मपुत्र और बंगाल की खाड़ी दोनों नदियों में जाएगी। ठीक है भाई। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसके किनारे तो बैराठ की सभ्यता विकसित हुई है, जो कि कहाँ पर स्थित है, बैराठ, जो कि अब कोटपुतली बैरोड में आता है। और इसके ऊपर क्या है, कुछ बांध बने हुए हैं। पहला बांध तो है जम्वारामगढ़ में, जो जयपुर में बना हुआ है, जिसमें अभी कृत्रिम बरसात का ट्रायल किया जा रहा था, जो अभी तक अपना सक्सेस नहीं हो पाया। तो वो कहाँ पर किया जा रहा था, जम्वारामगढ़ बांध में। वो यहीं पर स्थित है, जयपुर में, इसी नदी के ऊपर। दूसरा है कानोता बांध, जो भी जयपुर में ही है। तीसरा है माधव सागर परियोजना। माधव सागर बांध परियोजना है, वो भी इसी नदी के ऊपर है, दौसा के अंदर। और अजान बांध भरतपुर का इसी नदी के ऊपर स्थित है। अब अजान बांध में क्या है, पानी की आवक नहीं हो पाती, तो उसको जलापूर्ति नहीं हो पाती। तो इसको क्या है, जलापूर्ति कराने के लिए जो गंभीरी नदी है ना, उससे जलापूर्ति करवाई जा रही है। और इसी गंभीरी नदी के ऊपर अपना पांचना बांध स्थित है, करौली में। अब ये पांचना बांध क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध है। ये अपने को ध्यान होना चाहिए। अब ये क्या कर रही है, बाणगंगा नदी फतेहगढ़ यूपी के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। और कालाखो की पहाड़ी इसी नदी के किनारे दौसा में स्थित है। और जम्बाई माता का मंदिर जो कि जयपुर में है। आपको पता ही होगा, जम्बाई माता का मंदिर तो कि कच्छाओं की कुल देवी है, वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। और यही नदी है ना, बाणगंगा नदी, जो घना पक्षी भी आ रहे हैं उसको जलापूर्ति करती है। वहां पर पशु पक्षियों के लिए या पेयजल के लिए जो जलापूर्ति करवा रही है, वो बाणगंगा नदी ही करवा रही है। तो बाणगंगा नदी का अपने को ध्यान रखना है कि ये अंतःप्रवाह की नदी भी है, उसके साथ ही ये बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का हिस्सा भी है। अब भैया अगला नंबर है अपना मेंथा नदी का, कि मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो मेंथा नदी का उद्गम होता है जयपुर में, मनोहरपुर की पहाड़ी है, जयपुर में है ना मनोहरपुर की पहाड़ी, वहां से इसका उद्गम होता है। ये सिक्कर में जाती है, फिर बाहर निकल जाती है सिक्कर से, फिर सिक्कर में चली जाती है। तो अपने को इसका प्रवाह क्षेत्र ध्यान रखना है डायरेक्ट, ये जयपुर, सिक्कर, डीडवाना, कुचामन। पहले नागौर आता था, अब डीडवाना कुचामन का ध्यान रखना। ये मनोहरपुर की पहाड़ी से स्टार्ट होगी और इसी के किनारे ये सांबर झील में जाके मिलने वाली है। और सांबर झील में सबसे ज्यादा अगर कोई लवण की मात्रा लेकर जा रहा है तो वो मेंथा नदी है। और इसी के किनारे नावा मंडी है, जो नावा मंडी आपको बताइए नमक की सबसे बड़ी मंडी है, वो यहीं पर स्थित है। और इसी के किनारे दो केंद्र हैं, एक तो भादवा गांव में और एक लूनवा गांव में। ये क्या है, जैन धर्म के केंद्र है। यहाँ पर जैन धर्म के आराध्य चीजें हैं, मतलब। इसके अलावा अब मेंथा नदी इतना ही है। इसके बाद में दो नदियां और बची है अंतःप्रवाह की, एक तो है काकुंडे नदी, एक है रोहिली नदी।
काकुंड नदी तो है भरतपुर में और रोहिली नदी है जैसलमेर में। तो काकुंड नदी पर क्या बना हुआ है, बंदबारेठा का बांध बना हुआ है। इस बंदबारेठा बांध का स्पेशल चीज क्या है कि ये एक तो अपने को शिप की टाइप में दिखता है, जो अपने सबमरीन में शिप से नहीं चलती क्या मरीन के अंदर, उसके जैसा दिखाई देता है, जहाज के जैसा दिखाई देता है। और इसमें अगर इसके सारे गेट खोल देंगे ना अपन, तो इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं रुकने वाली। तो अगर कोई पूछे अगर गेट खोलने के बाद पानी की बूंद कहीं कहाँ नहीं बचेगी, वो बंदबारेठा बांध में नहीं बचेगी। और दूर से जहाज जैसा कौन सा दिखाई देता है, वो भी बंदबारेठा बांध दिखाई देता है, जो भरतपुर में काकुंड नदी के ऊपर है। और रोहिली नदी जैसलमेर की अंतःप्रवाह नदी है, जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में समाप्त हो जाती है। तो हमने 10 अंतःप्रवाह की नदियां देख ली है। पहली हमने देखी थी घग्गर, फिर उसके बाद में हमने देखी साबी, उसके बाद में हमने कौन सी देखी, कातली देखी, उसके बाद में हमने देखी बाणगंगा, फिर पश्चिमी बनास, फिर मैनथा, काकुंड, रोहिली। तो इस प्रकार हमने 10 नदियां पूरी देख ली। अब अपने को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जनरल आइडिया कि कौन सी नदी क्या क्या है। जैसे घग्गर और पश्चिमी बनास जो नदी है, वो दोनों अंतःप्रवाह की नदी है। उसके साथ ही घग्गर उसमें से क्या है कि घग्गर नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, क्योंकि वो पाकिस्तान में जा रही है। और जो पश्चिमी बनास है वो अरब सागर की शाखा की भी है। और अगर हमको कोई पूछे कि अंतःप्रवाह की राजस्थान में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो घग्गर आएगा। और अगर ऐसे पूछे कि अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी राजस्थान में स्थित नदी कौन सी है, जो राजस्थान में प्रवाह करती है, तो उसका आंसर अपना जाएगा कांकली नदी। ठीक है। और बाणगंगा का अपने को पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र भी बना रही है, और उसके साथ ही ये क्या कर रही है, अंतःप्रवाह की नदी भी है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं सांबर झील के बारे में कि सांबर झील क्या है और क्या नहीं है। अब सांबर झील का जो भी स्टेटिक वाला पार्ट है कि किसने बनाई, कब बनाई, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो तो हम देखेंगे जो लेक्स वाला पार्ट आएगा अपना उसके अंदर। अभी हम इसमें इतना देखने जा रहे हैं कि इसमें जल प्रवाह कौन कौन सी नदियों का होता है। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें मैंथा नदी आती है। तो ये अपने को डायरेक्शन इन दो नदियों की ध्यान रखनी है। मैंथा नदी की डायरेक्शन है नॉर्थ साइड से आके मिल रही है, और जो रूपनगढ़ नदी है वो साउथ साइड से आके मिल रही है। और अगर पूछे कि मैक्सिमम सॉल्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब सांबर में सबसे ज्यादा लवण की मात्रा कौन सी नदी ला रही है, तो वो मैंथा नदी ला रही है। अब अपने को देखना है रूपनगढ़ नदी, ये इसमें दक्षिण से आकर मिल रही है और इसका उद्गम हो रहा है सलेमाबाद किशनगढ़ से। जो अजमेर में है ना सलेमाबाद किशनगढ़, वहां से इसका उद्गम हो रहा है। और इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थापित है सलेमाबाद में। ठीक है। उसके अलावा इसमें एक तो खारी नदी आ रही है जो अजमेर से आके मिल रही है, खंडेला नदी जो सीकर से आके मिल रही है, खंडेला या खांडल जो भी है ना। और इसमें 4 नाले आकर मिल रहे हैं, एक तो त्योंदो नाला, एक देवयानी नाला, एक तपोग नाला और एक नालियासर नाला। ये त्योंदो जो नाला है ना, ये झुंझुनू से आकर इसमें मिलता है। तो इस प्रकार इसका जो अपवा तंत्र है, इसमें जो जल की मात्रा है, ये सारी नदियां और ये नाले मिलकर बना रहे हैं। 4 तो नदियां हो गई, मैंथा नदी, खंडेला, खारी और रूपनगढ़, और 4 नाले हो गए, त्योंदो, देवयानी, तपोग और नालियासर। इस प्रकार हमारा अंतःप्रवाह का पूरा सिस्टम पूरा हो जाता है। उसके बाद में हम देखने जा रहे हैं अरब सागर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्रोडक्टिविटी वाला लगा, तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।